हम पढ़ेंगे अब साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। सबसे पहले हम साम्राज्यवाद के बारे में देखते हैं। साम्राज्यवाद का जन्म मुख्यतः भौगोलिक खोजों से हुआ। 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी और इस नई दुनिया की कई विशेषताएं थीं, जैसे छितरी हुई जनसंख्या थी, यहाँ अपार वन व खनिज संपदा थी, इस क्षेत्र का आर्थिक दोहन नहीं हुआ था, यहाँ की जलवायु यूरोपियनों के रहने के लिए अनुकूल थी। यदि यूरोप वासियों को नई दुनिया में स्थायी रूप से रहने का मौका मिले तो इस क्षेत्र का आर्थिक दोहन कर वे आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बन सकते थे। दूसरी ओर 1498 में वास्को डी गामा ने पुरानी दुनिया की खोज की। यह पुरानी दुनिया, जहां भारत, चीन जैसी समृद्ध सभ्यताएं विकसित हो चुकी थी, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से यूरोपीय देशों से अधिक विकसित थी। यदि यूरोपीय देशों को पुरानी दुनिया में व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें तो वे भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो सकते हैं। भौगोलिक खोजों में दो राष्ट्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे थे पुर्तगाल और स्पेन। इन दोनों के पश्चात हॉलैंड, इंग्लैंड एवं फ्रांस के व्यापारी भी इन स्थानों पर पहुँचे जहाँ पुर्तगाली एवं स्पेनिश पहुँच चुके थे। इन सभी देशों में उपनिवेश स्थापित करने की होड़ प्रारंभ हुई। इस कारण से इन देशों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। यूरोपीय देशों के द्वारा आर्थिक शक्ति बनने की इच्छा शक्ति एवं आक्रमण करने के अधिकार ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। बड़ी शक्ति के द्वारा छोटे राज्यों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने को साम्राज्यवाद कहा जाता है। जिन यूरोपीय राष्ट्रों ने इस साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया उन्हें उपनिवेशवादी राष्ट्र कहते हैं। साम्राज्यवाद के युग को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला 15वीं शताब्दी का साम्राज्यवाद, दूसरा 19वीं शताब्दी का साम्राज्यवाद। 15वीं शताब्दी के साम्राज्यवाद का उद्देश्य मूलतः आर्थिक था, जबकि 19वीं शताब्दी का साम्राज्यवाद आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक भी था। साम्राज्यवादी नीति के कारण यूरोपीय देशों के बीच कई युद्ध लड़े गए, जिनमें कर्नाटक के युद्ध एवं सप्तवर्षीय युद्ध प्रमुख हैं। 1776 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती मिली और जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में उभरा। उसके मत को विश्व समुदाय नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। 1823 ईस्वी में मुनरो सिद्धांत की घोषणा हुई। यह सिद्धांत यूरोपीय साम्राज्यवाद को चुनौती थी। इस कारण से यूरोपीय देशों ने अपनी साम्राज्यवादी का शिकार एशिया और अफ्रीका को बनाया। मुनरो के सिद्धांत से अमेरिकी महाद्वीपीय देशों का मनोबल बढ़ा। कोलंबिया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राज़ील आदि देश धीरे धीरे स्वतंत्र हुए। ये इस प्रकार अब देखते हैं हम साम्राज्यवाद के कारण। साम्राज्यवाद के क्या कारण रहे? पहला कारण है अति उत्पादन। औद्योगिक क्रांति से पूर्व उत्पादन केवल स्थानीय मांग को पूरा करता था, परंतु इस क्रांति के पश्चात उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। इसके लिए नए बाजारों की जरूरत पड़ी। यूरोपीय देशों ने नए बाजार स्थापित करने के लिए उपनिवेश स्थापित किए। तो साम्राज्यवाद के कारणों में पहला कारण था अति उत्पादन का होना। दूसरा था यूरोपियन राष्ट्रों के पास पूंजी की अधिकता। अधिक उत्पादन के कारण पूंजी में वृद्धि हुई। इस पूंजी का निवेश यूरोप में पुनः करने पर लाभ केवल 3 से 6% उपलब्ध हो सकता था। इस कारण से पूंजी का निवेश यूरोप के बाहर करना आवश्यक था, जहां 15 से लेकर 25% लाभ मिल सकता था। पूंजी का निवेश ऐसे स्थान पर करना आवश्यक था जहां प्रतिस्पर्धा न्यूनतम थी।
और ऐसी प्रतिस्पर्धा न्यूनतम एशिया और अफ्रीका में ही थी। तीसरा जो साम्राज्यवादी कारण है वह कच्चे माल की आवश्यकता। अधिक से अधिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की अधिकाधिक आवश्यकता पड़ी, जैसे कोयला, लोहा, टिन, कपास, टंगस्टन, तेल आदि की आवश्यकता पड़ी और सस्ते दामों पर कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता थी। इसलिए उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। चौथा, यातायात के साधनों का विकास और संचार के साधनों का विकास हुआ, जिनमें टेलीग्राफ, टेलीफोन आदि थे। रेल तथा समुद्री यातायात का विकास हुआ। 1880 में बड़े जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था लागू हुई। इससे फल, सब्जी, मांस, चीज, अंडा आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सफलता मिली। साम्राज्यवाद का पांचवा कारण है जनसंख्या वृद्धि। 18वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या में 40% की वृद्धि हुई। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया गया। छठा कारण रहा इसका व्यापारी वर्ग का प्रभाव। सभी देशों के व्यापारी वर्ग ने अपनी सरकार पर उपनिवेश स्थापित करने हेतु दबाव डाला। सूती वस्त्र उद्योग, लोहा एवं इस्पात, हथियार बनाने वाले उद्योगपतियों ने सरकार पर उपनिवेश स्थापित करने हेतु दबाव डाला। इस प्रकार व्यापारी वर्ग ने भी साम्राज्यवाद के प्रसार में अपना योगदान दिया। इसका साम्राज्यवाद का सातवां कारण था उग्र राष्ट्रवाद। प्रत्येक यूरोपीय देश ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए उपनिवेश स्थापित किए। साम्राज्य शब्द का प्रयोग इसी समय अधिक लोकप्रिय हुआ। उग्र राष्ट्रवाद की भावना ने साम्राज्यवादी नीति के लिए प्रेरित किया, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपने अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करके अपने आप को यूरोप में बलशाली, शक्तिशाली रूप में स्थापित करना चाहता था। इसका आठवां कारण रहा ईसाई मिशनरियों का प्रभाव। ईसाई मिशनरियों ने विश्व के दूर दराज के देशों में जाकर नए राज्यों की खोज की। वह ईसाई धर्म का प्रचार किया। लिविंगस्टीन, स्पीक, स्टैनली जैसे ईसाई मिशनरियों ने अफ्रीका में विकट परिस्थितियों में नए नए राज्यों की खोज की और इन मिशनरियों के प्रयासों से साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा मिला। इन ईसाई मिशनरियों ने नए नए जगहों को खोज करके यूरोपियनों के लिए नए स्थानों को उनके अधीन करने के लिए खोज लिया। नवा कारण था सभ्य बनाने का मिशन। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों की यह धारणा थी कि असभ्य लोगों को सभ्य बनाने का दायित्व यूरोपीय लोगों का है। रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी कविता व्हाइट मैन्स बर्डन में इसी पक्ष को उजागर किया है। फ्रांसीसी विद्वान जूल्स फेरी के अनुसार उच्च नस्लों का यह दायित्व है कि वे निम्न नस्लों को सभ्य बनाएं। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद के राजनीतिक एवं आर्थिक कारण अधिक थे। इन्हीं कारणों की वजह से एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद का उदय हुआ।